मेरठ के सांसद राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक ज़िला एक उत्पाद की जगह एक ज़िला दो उत्पाद की बात छेड़ी है, जिसके संबंध में उनका कहना है कि वह मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। इस संबंध में मेरठ में ज्वेलरी पार्क की कितनी संभावनाएं हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हम आए हैं उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार सिंह जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत स्पोर्ट गुड्स है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेरठ स्पोर्ट गुड्स के नाम से जाना जाता है, पर इसके साथ साथ यूपी के कई जनपदों में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दो उत्पादों का चयन कर लिया गया है। और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो उत्पाद जो पहले जो चयन किया गया था उसकी कहीं ना कहीं वो सैचुरेशन की तरफ है, इसलिए वो दूसरा उत्पाद चयन किया गया है। मेरठ में जैसा कि आप ये भी है कि कई सारे क्लस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग कार्यरत हैं, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर भी है, उसमें ब्रास बैंड भी है, सीजर भी है। तो यही एक ज्वेलरी सेक्टर की जो एसोसिएशन है मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन, उसकी तरफ से ज्वेलरी पार्क को लेकर काफ़ी मांग है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जैसा एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत तो स्पोर्ट गुड्स है, बट हमारे यहाँ पर योजना है निर्यात अवस्थापना विकास योजना। जैसा कि माननीय सांसद जी से भी मेरी चर्चा हुई थी, तो उसके अंतर्गत अगर ज्वेलरी से जो संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे लिए अगर कोई एक भूमि की अपने लिए भूमि की व्यवस्था अगर करके हमारे यहाँ आवेदन अगर करते हैं, तो हम उनके लिए एक क्लस्टर योजना के अंतर्गत एक क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर हम आगे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें यही है कि निर्यात अवस्थापना विकास योजना के अंतर्गत अगर कोई एसपीबी संगठन सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी अगर किसी क्लस्टर की स्थापना के लिए अगर वो प्रयास रखती है, जैसे कि क्लस्टर में कोई भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो सकता है, रॉ मटेरियल बैंक हो सकता है, टेस्टिंग लैब हो सकती है, या कॉमन प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है, इस तरीके की सुविधा युक्त एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम उसमें बना सकते हैं। और उसमें हम 70% की गवर्नमेंट की ग्रांट है, 30% उस एसपीबी को बियर करना पड़ेगा। इसी के संबंध में माननीय सांसद जी से मेरी चर्चा हुई थी। सर, इसमें कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है? ये देखिए, इसमें कौन सी फैसिलिटी ये लोग चाहते हैं उसके अनुसार जो भी भूमि जितनी भी उस फैसिलिटी के लिए ज़रूरत होती है उतनी की है। कोई ऐसा मानक नहीं है कि इसमें कितनी भूमि की ज़रूरत है। अगर कोई टेस्टिंग लैब बनाना चाह रहा है तो टेस्टिंग लैब 1 और 2 फ्लोर की हो सकती है, तो उसमें कम भी चल सकता है। अगर कोई रॉ मटेरियल बैंक है कि जैसा कि रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए थोड़ा अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसमें कोई ऐसा मानक नहीं है कि मिनिमम इतनी भूमि चाहिए। अभी कुछ संभावनाएं बन रही हैं, जिससे कि कुछ चर्चा चली थी एमडीए की तरफ से। हाँ, अभी जैसा कि मेरठ बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन द्वारा बताया गया है कि वो लोग एमडीए से लगातार परस्यू कर रहे हैं कि वो एमडीए से उनको कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट उनको अलॉट अगर हो जाता है तो देन हम उसको आगे परस्यू कर सकते हैं क्लस्टर की स्थापना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मेरठ में एक जनपद दो उत्पाद की संभावनाएं बन सकती हैं, बशर्ते कि इसके लिए ज़मीन की व्यवस्था हो जाए। महामंत्री जी, ज्वेलरी पार्क की कुछ संभावनाएं बन रही हैं, आदरणीय सांसद जी ने भी ये मामला उठाया है, तो इसमें आपकी प्रक्रिया क्या चल रही है? देखिए, मेरठ का सर्राफा व्यापार पूरे एशिया में अपने बनाए हुए आभूषणों को सप्लाई देता है, पूरे एशिया में इसकी फिटिंग करता है। मेरठ के सर्राफा व्यापार में लगभग 30,000 कारीगर, 2,000 सप्लायर्स, लगभग 2,000 दुकानदार, 200 थोक विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से इसमें संलग्न है। लेकिन अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप की, तो ये लाखों में संख्या है।
देखिए, एक चीज़ और है कि अब हमारा जो व्यापार है, जो इतने वर्षों से ये व्यापार चलता आ रहा है, ये संकरी गलियों में, संकरी सड़कों पर है, संकरे बाज़ारों में, सर्राफा बाज़ार में, कच्ची सराय में, कागजी बाज़ार, नील की गली, कूचा नील, पत्थरवाला, अंजत्तीवाड़ा, ठठेरवाड़ा आदि, शीश महल, इन सब में संचालित हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन सब जगह अब हमें प्रदूषण विभाग के नियम कायदे कानून हमारे पक्ष में नहीं है। मेरठ विकास प्राधिकरण, हम एक दुकान भी अपनी बनाने लगे, 8x10 की भी एक दुकान बनाने लगे, तो मेरठ विकास प्राधिकरण के लोग आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अग्निशमन की, तो वास्तव में कोई दुर्घटना होने पर हमारे पे बचाव के रास्ते नहीं है। इसलिए अब हमको और जगह से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमको जो है ज्वेलरी पार्क की संभावनाएं और ज्वेलरी पार्क की आवश्यकता, फैक्ट्री प्लेटेड कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता हमें अनुभव होने लगी है, और ये होनी चाहिए। क्या कहीं कोई जगह की तलाश की गई है बुलियन संगठन की ओर से? हाँ, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन लगातार माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के माध्यम से हम अधिकारियों से कहते रहे हैं, डीएम को, कमिश्नर को, मेरठ विकास प्राधिकरण को, कि हमको कोई जगह जो अप्रोचेबल हो वह हमें दिलाई जाए। तो संभावना बन रही है कि वेद व्यासपुरी में कोई जगह हमारी तरफ बढ़ाई जा रही है, हमको कही जा रही है। उससे पहले हमने नगर निगम से भी मांग रखी थी 6041 जो नई सड़क के नुक्कड़ पर जगह थी 25,000 वर्ग मीटर की, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो भी यहाँ बैठे हैं ये शायद किसी राजा परिवार से हैं। ये हमारी उस मांग को एक सिरे से नकार देते थे। आज उसने ये अपना ऑफिस बना रहे हैं 25,000 वर्ग मीटर में, जबकि ये अपना ऑफिस सूरजकुंड में बना सकते थे, लेकिन इन्होंने हमारी मांग को नकारा है। कोई बात नहीं, ये इनका अधिकार है, इनकी जगह है। हम भी फ्री में नहीं ले रहे थे, हम भी कुछ ना कुछ उसका मूल्य देते। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मांग बरकरार है और हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। क्या संभावनाएं इसमें नजर आ रही हैं? कब तक ये परवान चढ़ सकती है योजना? देखिए, हम समझते हैं कि बहुत जल्दी आचार संहिता लागू होने वाली है। ये जो योजना अगर परवान चढ़ सकती है तो 15 फरवरी से पहले परवान चढ़ सकती है। अगर ऐसा नहीं चढ़ेगी तो मेरे ख्याल से फिर आगे मुश्किलें आएंगी। वैसे अभी हमारी सेक्शन 8 में नो लॉस नो प्रॉफिट वाली एक कंपनी तैयार हो चुकी है, जिसका नाम मेरठ जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल रखा गया है, और ये अपने अस्तित्व में आ चुकी है। इसके माध्यम से क्या कार्रवाई चल रही है? इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना लेटर लिखने वाले हैं। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन से हम पहले लिखते रहे हैं। अब इस कंपनी के माध्यम से, चूंकि इसकी प्रथम औपचारिकता होती है, उसको हमने पूरा कर लिया है। इस कंपनी के माध्यम से हमें लगता है कि हम अपनी बात को और वजनदार तरीके से रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल है। मैं डायरेक्टर इंडियन बुलियन ट्रेड कॉरपोरेशन से हूँ। मेरठ में ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की जो एक लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही थी, वो अब लग रहा है कि साकार हो सकती है। ज्वेलरी पार्क को लेकर हमारी कुछ उसमें इनोवेशंस की डिमांड है, जो हमारे ट्रेड की नीड गैप एनालिसिस में पाया गया था, जो हमारे यहाँ कमी थी, जिसमें मेरठ में स्थापित होना चाहिए आर्ट ज्वेलरी क्लस्टर। मेरठ में स्थापित होना चाहिए रॉ मटेरियल बैंक, क्योंकि हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है रॉ मटेरियल की। दूसरी, यहाँ पे हमें चाहिए टेक्निकल अपग्रेडेशन सेंटर और एक एक्सपोर्ट सेंटर, क्योंकि हमारा जो माल बनता है वो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हम कार्यकुशल हैं, हमारी हस्तकला का पूरे विश्व में सब ने लोहा माना है, कोई हमारे हस्तकला को आज तक टक्कर नहीं दे पाया। चाइना ने इंडो चाइना समिट कराया था, जिसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से मैंने किया था। उसमें भी एक ब्रेसलेट जो उन्होंने दिखाया, जिसकी कॉस्ट हमारी 400 रुपये आ रही थी, कॉपर में वो बना हुआ था, उनके उस ब्रेसलेट की कॉस्ट इंडियन करेंसी में 1200 रुपये आ रही थी। वो टोटली फेल हो गया चाइना का प्रोजेक्ट। तो हमारी हस्तकला का और हमारे कौशल का कोई लोहा नहीं ले पाया है आज तक। मेरठ में हमें आवश्यकता है एक्सपोर्ट सेंटर की। एक्सपोर्ट प्रमोशन हब यहाँ पर स्थापित किया जाए। जब तक वो नहीं होगा, हमारे ट्रेड को कोई भी सहयोग सरकार की ओर से नहीं मिलने जा रहा। मेरठ की इकोनॉमी को 4 गुना करने की जो बात चल रही है, वो तभी साकार हो सकती है तब ज्वेलरी ट्रेड, जो कि जीडीपी में, मेरठ की जीडीपी में 20% और भारत की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी रखता है, उसको मेरठ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट मिले। ठीक। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ शाहिद मिर्जा, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।